फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। अब हम आ गए हैं बीए थर्ड ईयर के थर्ड पेपर के पॉलिटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन लेकर। तो वीडियो पे बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आ गए अपनी शॉर्ट क्वेश्चन पे और आप सबों का बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया बोलूँगा, क्योंकि मेरे वीडियो और पे बहुत आप अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। तो इसलिए मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी लेके आया हूँ आप लोग के कमेंट्स के वजह से। तो इसी तरह प्यार देते रहिएगा और चैनल पे पहली बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन में है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपागम से आप क्या समझते हैं? अध्ययन के अपागमों की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो आइए आंसर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के कई अपागम अथवा दृष्टिकोण प्रचलित हैं और सिद्धांत निर्माण के प्रयत्न किए जा रहे हैं। अतः यह दृष्टिकोण, उपागम तथा सिद्धांत से अभिप्राय समझना आवश्यक है। दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियाँ और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री आती है। दूसरे शब्दों में दृष्टिकोण का अर्थ है मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण उपागम हो सकता है। किसी दृष्टिकोण की स्वग्रहिता सब तथ्यों को अपने ही परिप्रेक्ष्य से देखती है और जिस घटना के बारे में यह विचार करती है उस घटना की व्याख्या भी उसी दृष्टिकोण से करती है। दृष्टिकोण का अगला चरण सिद्धांत कहलाता है। जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे जाता है, तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है। कुछ लोग सिद्धांत शब्द का प्रयोग किसी विवेचन या दृष्टिकोण के लिए करते हैं, जबकि अन्य लोग इसे व्याख्या की चरम परिणति कहकर पुकारते हैं। किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या की सिद्धांत है कि सिद्धांत वे तर्कसंगत अनुमान है जो किसी भी घटनाक्रम के मूल कारणों की विवेचना करते हैं। सिद्धांतों वे प्रस्थानाएँ जिनसे वस्तु की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। सिद्धांत का मुख्य कार्य व्याख्या करना है। इसी आधार पर दृष्टिकोण का सिद्धांत से निकट संबंध होता है। दृष्टिकोण के स्वरूप से सामान्यीकरण, व्याख्या, पूर्वकथन, भविष्यवाणी और विहितीकरण, प्रेसिकपसन जो सब किसी सिद्धांत के मुख्य कार्यों में है प्रकट होते हैं। वस्तुतः सिद्धांत का स्वरूप दृष्टिकोण से निर्धारित होता है और दोनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, ये आपका एक क्वेश्चन समाप्त। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शक्ति से आप क्या समझते हैं? ये एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शक्ति से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय शक्ति क्या है या राष्ट्रीय शक्ति से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय शक्ति क्या है? तो इसका उत्तर है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति को राष्ट्र का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु माना है, जिसके चारों ओर उसकी विदेशी नीति के विविध पहलू चक्कर काटते रहते हैं। मार्गेन थाऊ के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र के कार्यों को, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य करा लेता है। पेडलफोर्ड तथा लिंकन के अनुसार यह शब्द राष्ट्रीय शक्ति शब्द राष्ट्रीय शक्ति की भौतिक और सैनिक शक्ति तथा समर्थन का सूचक है। राष्ट्रीय शक्ति को हम शक्ति एवं समर्थन का वह योग मान सकते हैं जो एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाता है। हार्टमैन के शब्दों में राष्ट्रीय शक्ति में यह बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली अथवा निर्बल है या अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमता है। ये भी क्वेश्चन छोटा था लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस शीतयुद्ध अक्सर पूछे जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव। ठीक है, तो शीत युद्ध का प्रभाव तो इसमें पहला है उत्तर
आणविक युद्ध की संभावना का भय। 1945 ईस्वी में आणविक शस्त्र का प्रयोग किया गया था। शीत युद्ध के वातावरण में यह महसूस किए जाने लगा कि अगला युद्ध भयंकर आणविक युद्ध होगा। क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। अब लोगों को आणविक आतंक मानसिक रूप से सताने लगा। आणविक शस्त्रों के निर्माण की होड़ में वृद्धि हुई। आणविक शस्त्रों के परिप्रेक्ष्य में परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचना ही बदल गई। दूसरा, सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधों का बहुमूल्य। शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधों को जन्म दिया। नाटो, सीटो, सेंटो तथा वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधों का प्रादुर्भाव शीत युद्ध का ही परिणाम था। इसके कारण शीत युद्ध में उग्रता आई। इन्होंने निशस्त्रीकरण की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया। वस्तुतः इन सैनिकों संगठनों ने प्रत्येक राज्य को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर युद्ध की स्थिति में रख दिया। तीसरा, शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा। शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ावा दिया, जिसके कारण विश्व शांति और निशस्त्रीकरण की योजनाएं मुद्दिल हो गई। केनेडी ने कहा था कि शीत युद्ध ने शास्त्रों की शक्ति, शास्त्रों की होड़ और विध्वंसक शास्त्रों की खोज को बढ़ावा दिया है। अरबों डॉलर शस्त्र विविधि और शस्त्र निर्माण पर प्रति वर्ष खर्च किए जाते हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण। शीत युद्ध का स्पष्ट अर्थ लिया जाता है कि दुनिया दो भागों में विभक्त है। एक खेमा देवताओं का है तो दूसरा दानवों का है। एक तरफ काली भेड़ है तो दूसरी तरफ सफ़ेद भेड़ है। इनके मध्य भी कुछ नहीं है। इनसे जहाँ इस दृष्टिकोण का विकास हुआ कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा विरोधी है, वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकमात्र यांत्रिकरण हो गया। साधारण सभा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। साधारण सभा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। साधारण सभा कोष्टक में महासभा। साधारण सभा को ही महासभा कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग इसकी महासभा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख अंग इसकी महासभा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्यों को इसमें बैठने का अधिकार होता है। इसका अधिवेशन साधारणतः वर्ष में एक बार सितंबर माह के तीसरे बृहस्पतिवार से प्रारंभ होता है और चार्टर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करने का इसको अधिकार है। महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में होती है। इसका पहला अधिवेशन 10 जनवरी 1946 को हुआ था। इस संस्था का रूप मानव संसद का है। यद्यपि आज भी कुछ राष्ट्र इसके सदस्य नहीं हैं। चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद को कुछ स्वतंत्र रूप से अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त विभागों पर महासभा का पर्याप्त अधिकार है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रत्येक राज्यों को 5 प्रतिनिधि और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है, किंतु वह एक ही मत दे सकता है। प्रतिनिधियों को वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार होता है। प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में महासभा एवं अध्यक्ष और 7 उपाध्यक्षों को निर्वाचित करती है। महासभा का कार्य 7 मुख्य समितियों में बांटा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक सदस्य राज्य को अपना एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। यह समितियां इस प्रकार है: पहला, राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति। दूसरा, आर्थिक एवं वित्तीय समिति। तीसरा, सामाजिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक समिति, न्याय समिति। पांचवा, प्रशासनिक एवं बजट समिति। छठा, कानूनी समिति और सातवां, विशेष राजनीतिक समिति। इन समितियों के अतिरिक्त 2 अन्य प्रक्रियात्मक समिति भी होती हैं, जो सामान्य समिति और प्रमाण पत्र समिति के नाम से जानी जाती हैं। सामान्य समिति का कार्य महासभा तथा उसकी समितियों के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना होता है और प्रमाण पत्र समिति का कार्य प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों की जांच करना होता है।